नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में अनसॉल्व पेपर हल करवा रहे थे। चौथा वाला सेट चल रहा था भाई, काफ़ी आगे तक आ चुके हैं और इसके 6 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। 7वां क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। 7वें क्वेश्चन में टोटल हमको देखिए काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इसमें, तो सभी बैक टू बैक करेंगे और आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं, स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहाँ कहीं भी रहेगा ऐसे एडजस्ट कर लेना। और अगर आपके पास ये पेपर है अनसॉल्व वाला तो आप उठा ले सकते हैं भाई। और मैंने आपको बता दिया था कि ये नंबर कौन सा है, AY है, ठीक है, 822 AY। अगर ये है आपके पास तो बढ़िया काम है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 7वें का का वाला हिस्सा हम करने वाले हैं। का में टोटल 2 प्रश्न होते हैं और दोनों प्रश्नों में से होता ये है कि एक प्रश्न करना होता है। इसमें कह रहे हैं एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने और वही दूरी धारा के प्रतिकूल जाने और धारा के अनुकूल वापस आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो प्रश्न की शुरुआत यहाँ से होती है कि स्थिर जल में नाव की चाल। तो हमें जो दिया गया है, नाव की चाल दी गई है और स्थिर नाव की चाल स्थिर जल में, स्थिर जल में वो कितनी है, वो इन्होंने कहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। और आपसे पूछ रहे हैं कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना धारा की चाल, धारा की जो चाल है वो है अपना, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे। अब धारा की चाल होगी, नाव की चाल हमको पता चल गया। यहाँ पे अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल वाला काम चलना है, तो हम पहले अनुकूल चाल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हमारी अनुकूल चाल जो होगी। अनुकूल चाल में हमको क्या करना होता है, दोनों चालों को योगफल कर देना होता है। इन दोनों का योगफल कर लेंगे, यानी 5 + x कर लेंगे, 5 + x किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे। और प्रतिकूल चाल की बात आ जाती है, प्रतिकूल चाल। यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात हो जाएगी, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि नाव की चाल हमेशा ज़्यादा रहेगी, धारा की चाल हमेशा कम होते हैं। ये फैक्ट है, ये हमेशा होता ही है। तो नाव की चाल ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, x कम है, हमको घटाना था तो 5 - x हमको लिखना है, ठीक है। 5 - x लिखना है, ये हमारी प्रतिकूल चाल हो जाएगी। 5 - x किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पे हमने इतना लिख लिया। अब हमें यहाँ पास ये है कि प्रश्नानुसार कहते हैं कि 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी प्रतिकूल जब जाओगे, उल्टी दिशा में जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा और जब अनुकूल आओगे तो समय कम लगेगा। 1 घंटे का फ़र्क इस प्रश्न में ही कहा गया है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या होने वाला है भैया। प्रश्न ये कहता है कि 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगेगा, धारा के प्रतिकूल जो जाने में लगेगा समय, वो अनुकूल वाले में से 1 घंटा अधिक लगेगा। तो धारा के प्रतिकूल समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं धारा के प्रतिकूल, अच्छे से लिखते हैं, ये भी हटाते हैं। धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाने में लगा समय माइनस धारा के अनुकूल, अब जगह नहीं है, उतना जगह छोड़ दे रहे हैं, क्या लिए छोड़ रहे हैं, आ तो जाएगा ना। आपके पास काफ़ी लंबी कापी रहेगी तो उसमें आट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर आने में लगा समय।
और इनका अंतर कितना है, 1 घंटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, 1 घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल अगर जाने में लगा जो समय है, तो चाल बराबर, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है, कहाँ लिखते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, जाने देते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 12 किलोमीटर जा रहे हो भैया, और चाल कितनी है, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जा रहे हो। प्रतिकूल चाल जो है वो 5 माइनस एक्स है। गुड, और माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ही 12 किलोमीटर वापस भी आ रहे हो, और समय जो चाल होगी वो 5 प्लस एक्स रखनी होगी। इन दोनों समयों का अंतर कितना है, 1 घंटे का है। तो हम यहाँ पे 1 अकेले लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। 1 घंटे का ये अंतर हो गया। तो आपको क्या लगता है, क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मतलब समीकरण बन गया ना, बन गया। बन जाने के बाद इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, नीचे का गुणा तिरछा गुणा। आप जानते हो कि नीचे वाला गुणा क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। गुड, अगर आप यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी समझ पा रहे हो तो इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, डायरेक्ट 60 लिख देते हैं। 12 पंजे 60 माइन प्लस 12 एक्स, कोष्टक में बंद करेंगे क्योंकि बीच में माइनस है और हमको थोड़ा सा समझना भी है। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 और माइनस 12 एक्स। गुड, बराबर 1 हो रहा है। नीचे क्या हो जाएगा, कितना जगह बची है अपने पास, अब नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए जगह बचा रहे थे। ठीक है, अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पीछे आ जाओगे। ठीक है, उतना आप मैनेज कर लोगे। 60 प्लस 12 है, 60 प्लस 12 एक्स है, माइनस से गुणा करा देंगे तो माइनस 60 और प्लस 12 एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे अपना 25 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 है। ये 60 कट रहा है, 12 12 24 हो रहा है। इसका इधर गुणा करा देते हैं, 24 एक्स हो रहा है, इसका इधर गुणा करा देते हैं तो अपना 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, 25 भी आएगा लेकिन प्लस 24 पहले लिखते हैं, और ये 25 आएगा तो इधर माइनस 25 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करना है, द्विघात समीकरण बन गया है। 24 से करना, 24 एक 25, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 25, ओके, क्या कर रहे हैं, गुणा करने पे 25 आए, जोड़ने पर 24 से आ जाए, ये तो लफड़ा कर ले। 25 से कम 25, ठीक है। 25 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स करेंगे, 25 में से 1 गया 24, 25 से कम 25, ठीक है। माइनस 25 रहेगा, बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 25 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 25 हो जाएगा, x प्लस 25 और x माइनस 1। अब यहाँ पे वही बात हो जाएगी, यदि x प्लस 25 बराबर आप 0 करते हैं तो x बराबर माइनस 25 मिल जाएगा, जो कि हम अमान्य कहेंगे क्योंकि कोई भी चाल ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है, ये बात हो जाएगी। और x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमको प्लस 1 मिल जाएगा, यही हमारा मान्य होगा। और लिखेंगे अतः धारा की चाल, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये आपने लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ अच्छे से समझ में आया। और थोड़ी सी बात बता दें, बल्ब की रोशनी की वजह से यहाँ से 5 और x दिखाई नहीं दे रहा सही से, तो वहाँ पे वो है, ठीक है। सो दोस्तों, अब हम 7वें के का अथवा वाले हिस्से पे पहुँच गए हैं, जिसमें द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। तथा यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब इतने प्यारे प्यारे अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आए तो भाई तो दोनों ही कर दें, लेकिन बात यही होती है कि कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा
मुश्किल पूछ लिए जाते हैं और उनको लिखते लिखते थकान लग जाती है। तो जैसा कि अब ये प्रश्न में देख सकते हैं, इसमें है 2x² - 6x + 3 = 0। इसके मूलों की हमें प्रकृति ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना। अब आप कहोगे कि तुलना कहाँ से आ गया सर, ax² + bx + c = 0 से करने पर बात क्या है, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रश्न काफ़ी छोटा है और अच्छे से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा डिटेल को ज़्यादा भरने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ना भरेंगे तब फिर भी चल जाएगा काम, कोई समस्या की बात नहीं है। आपको बस a = 2 लिखना है, b = -6 लिखना है और c = 3 लिखना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। मूलों की प्रकृति तब ज्ञात हो पाएगी जब हम d की वैल्यू निकाल चुके होंगे। तो हम यहाँ पे d बराबर लिखेंगे, जो कि होता है b² - 4ac। गुड, ये होता है। तो हम यहाँ पे d की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, b का मान -6 रख करके, होल स्क्वायर -4, a का मतलब 2, c का मतलब 3, तो 6 × 36 हो जाएगा। कई लोग यहाँ पे -36 लिख देते हैं, भूलवश -36 लिख लेते हैं, पर आपको पता है कि 6 का वर्ग हो जाने के बाद -6 का वर्ग हो जाने पर 6 × 36 यानी कि +36 मिल जाएगा। -4 × 24 या फिर 3 × 12, 12 नहीं सॉरी 3 दूनी 6, 6 × 24, सॉरी मुझसे गलती होगी पहाड़ पढ़ने में। 36 में 24 घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। d की वैल्यू आपको मिल गई है 12। चूँकि d क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, तथा पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे। पहले बात तो वास्तविक, ठीक है, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होने की संभावना ही नहीं है, वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, अपरिमेय तथा वास्तविक, अपरिमेय तथा क्या कहते हैं, असमान होंगे, असमान हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ये तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बार बार मैं हट इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन पे देखना है कि ठीक ठाक दिखाई दे रहा है कि नहीं। और एक झिंगुर है जो मुझे काफ़ी दिनों से परेशान किया हुआ है, वो भी चिकचिका रहा है। अब हम मूल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमसे यही कहा गया था कि यदि मूल वास्तविक है तो वास्तविक तो है भैया, मूल यदि वास्तविक है तो इसके मूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम द्विघात सूत्र से लगाएंगे, द्विघात सूत्र से आप यहाँ पे कह सकते हो सीधा 4 सूत्र से -b + -√b² - 4ac/2a होता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ का हमको प्रयोग करना है। माइनस दिखाई दे रहा है, b की वैल्यू -6 है तो हम यहाँ पे -6 रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे, b² - 4ac का मान इतनी मेहनत से हमने निकाला था 12, हम वही यहाँ पे 12 रखेंगे, 2 रखेंगे, a का मान अपना था 2, ये वाला 2 रखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, हालांकि प्लस लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसका गुणनखंड कर लेते हैं 12 का, ठीक है, 4 तिहाई 12 हो रहा था ना। अगर हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 12, 2 तिहाई 6, 3 से कट गया 1, ये जो 2 है मिल रहा जोड़ा बन रहा है वो बाहर ला देंगे और अंडर रूट के अंदर 3 रख देंगे, यहाँ पे 2 दूनी है 4, ना भी करें तब पर भी चल जाएगा, कर भी देते हैं तब पर भी चल जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर के लिए 3, नीचे मिल जाएगा 4, इससे काट दोगे 2 मिल जाएगा, तो 3 +
√3/2 यही समीकरण के हल हो जाएंगे। ठीक है, जो मूल ज्ञात करना था ये हो जाएगा। और बस इतना सा करने के लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी बात है भाई, ये शानदार, बहुत आसान सा पेपर था ये, मतलब क्वेश्चन काफ़ी आसान था। तो हमारे पास जो 7वें का ख वाला प्रश्न है, इसमें मतलब 2 प्रश्न अथवा से पहले दिए हैं, 2 प्रश्न अथवा के बाद दिया गया है। तो जो अभी इधर दिया गया है वो वाला हम देखेंगे। ख का पहला वाला हिस्सा लेंगे और इसमें दिया गया है कि एक चित्र में BD लंब AC, CE लंब AB तो समरूप की सिद्ध कीजिए। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। चित्र देखो पहले। ठीक ही ठाक लग रहा है चित्र। ओके, ये वाला लंब है, ये वाला लंब है। यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, यहाँ पे F है। बस बन गया। तो दिया है, ये लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, लंब दिया गया है BD लंब AC, BD लंब AC दिया गया है और CE लंब AB दिया गया है, या CE लंब AB दिया गया है। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज ADB। गुड। अब तो इसे कहा जा सकता है AEC और ADB। ओके, AEC और ADB, गजब है ख्याल है इनका। तो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से। क्या आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है, कितने % चांसेस है कि आसानी से हो जाएगा? 0% चांसेस है, 0 आसानी से हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में, अब दोनों में देखो A कॉमन है, यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये वाला उभयनिष्ठ है। एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ। और लंब तो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। इसकी बात करेंगे तो AEC में तो यहाँ पे 90 मिल रहा है, लिखेंगे एंगल AEC बराबर ADB में यहाँ पे 90 मिल रहा है, एंगल ADB, प्रत्येक 90 अंश। दो कोण अगर किसी त्रिभुज के समरूप बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो हमको बस अब कुछ लिखना नहीं है, लिख देना है A समरूपता से, समरूपता। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज ADB, और ये सिद्ध हो गया। कितने लाइन का क्वेश्चन नहीं था यार, ये तो बहुत जल्दी हो गया। तो हाँ, बस कुछ प्रश्न इतने आसान हो गए करते हैं, वो जल्दी से हो जाते हैं। और अगर हम अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं मिटा करके, तो इनको भी साथ में ही करना है। मतलब किनको का, 7वें का ख का दूसरा वाला पार्ट हम कहना चाहते हैं इसे। मतलब कहेंगे क्या कि खुद ही है। कह रहे हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाह त्रिभुज है, और चित्र इसमें दिया नहीं है, सिद्ध करना जो है वो सब दिया गया है। तो पहले दिया है इसे लिखना शुरू करेंगे। दिया है, क्या दिया है भैया, त्रिभुज ABC समद्विबाह त्रिभुज है और उसमें भुजाएं बराबर दी गई ना, तो हम ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, बस इतने सस्ता से निपटा देंगे कि AC बराबर है BC के, काम हो चुका है।
यह तथा हमारे पास ए बी स्क्वायर बराबर दिया गया है 2AC स्क्वायर। गुड। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। कैसे किया जाएगा? तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, कोई सा भी ऐसा त्रिभुज बना लो, इसका नाम कह दो कि त्रिभुज ABC है। ओके, और इसमें AC बराबर है BC, ये दोनों लाइनें बराबर है, C पे 90 बनना है। तो इसे हल कैसे करेंगे? शुरुआत यहाँ से करेंगे कि हमें दिया क्या है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और हम AB स्क्वायर बराबर लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, अब AC BC के बराबर है, तब हम एक AC स्क्वायर कैसे रहने देंगे, एक को और एक बदल देंगे BC स्क्वायर में, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि AC बराबर BC। ठीक, इस वजह से अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, और अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग का शेष दो भुजाओं वर्गों के योगफल के बराबर हो रहा है, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वह एक समकोण त्रिभुज है। विलोम से त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ऐसा आप कह सकते हैं, और ये सिद्ध हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। सो दोस्तों, अब जो हम प्रश्न पहुंच चुके हैं 7वें के खाक अथ वाले हिस्से में पहुंच गए, जिसमें 2 प्रश्न टोटल है, 3-3 नंबर के हैं दोनों। और इस प्रश्न में है क्या, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा जिसकी भुजा ABC है, मतलब A है, सॉरी। तो बात ये है कि ये पहला वाला प्रश्न रहेगा, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा कितनी भैया, जिसकी भुजा A है। ठीक, ऐसा हमको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई a√3/2 है। ठीक है, त्रिभुज ABC की ऊंचाई, त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या है, a√3/2 है, ऐसा हमको दिया गया है। तो चित्र बना लेते हैं। चित्र कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे, कहेंगे भैया तुम ABC हो और इसकी प्रत्येक भुजा A और A है, यहाँ से यहाँ तक A है। हम यहाँ पे एक रचना करेंगे, बिना रचना के हमारे काम नहीं बन पाएगा। हमने एक लंब खींचा है, ठीक, इसमें हमने एक रचना करी है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने रचना की है, और रचना में हमने क्या किया है कि AD लंब BC खींचा, AD लंब BC खींचा है। और खींचने के बाद हुआ क्या है, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का लंब, ठीक है, या फिर शीर्ष लंब और सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। हम ऐसा लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का
शीर्ष लंब, ये क्या हमने शीर्ष लंब डाला है, शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। आपको पता भी नहीं हो लेकिन होता है कि लंब डालेंगे दो बराबर भागों में ये बांटता है, ऐसा है। ठीक, तो समद्विभाजित करता है। ठीक, तब हमारे पास ये BD जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा DC के, जो बराबर हो जाएगा BC के आधा के, जो कि हो जाएगा A/2। ये BC पूरा कितना है, A है, उसका आधा, यानी यहाँ पे मिल गया A/2, यहाँ पे मिल गया A/2। अब त्रिभुज ACD में कोण D पर 90 है, कोण ADC बराबर 90 अंश है। ठीक, तब हमें क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक, ध्यान से समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, अर्थात कर्ण जो हमारा AC इसका वर्ग बराबर हो जाएगा AD, इसके वर्ग प्लस DC इसके वर्ग के बराबर। AC तो अपना A है, गुड। AD जो है AD हमको पता ही नहीं है, तो हमें AD को AD ही छाप देंगे, प्लस DC कितना है, वो A/2 है, इसका वर्ग हो जाएगा, A का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसका तो ऐसे ही रहेगा, इसका जो होना होगा A²/2 तो नहीं है, 4 हो जाएगा, जिसको इधर भेज देंगे। AD² बराबर हो जाएगा A² माइनस A²/4, 4 एक नाम 4 माइनस 1 बराबर 3, सॉरी 4 एक नाम 4 माइनस 1 बराबर 3 A²/4 बराबर AD² हो जाएगा। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो बड़ा सा अंडर रूट लग जाएगा, कुछ इस प्रकार से AD बराबर हमको मिल जाएगा। और अगर हम AD बराबर निकालना चाहेंगे तो 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, A² का वर्गमूल A निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ कि समबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई, लिख दें, लिख करके दिखाएं भैया, समझो। चलो लास्ट में ये सब करने के बाद एकदम लास्ट में क्या लिखना है कि अतः सिद्ध हुआ कि समबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई √3a या फिर A√3/2 है, ऐसा आप लिख देना। कुछ भी लिख दोगे चल जाएगा, A√3 लिखना है या √3a, वैसे A√3 लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, खैर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लास्ट में जो लिखना है वो भी हमने बता दिया और इसको कैसे निकालना है ये भी बता दिया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ना आ सके लेकिन थोड़ा सा पहले तो आ ही सकता है, ज़रूरी है ये। ओके, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेट का और 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, एकदम लास्ट है। अच्छा, मैं रामानुजम के मतलब ऐसे शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते हुए मिल जाती है, उसमें एक वीडियो देखा, उनको यार उनके टाइम में कागज़ इतना ज़्यादा नहीं होते थे, आज इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास, मतलब कागज़ के भंडार, इतने कागज़ हैं, चाहे जितना गोच सकते हो गोचो। उनकी एक छोटी सी डायरी होती थी, उनके पास कागज़ लिमिटेड होते थे, कैसे काम चला के करते थे। मैथ के लिए इतना पागलपन और कागज़ की कमी, मतलब जो जीनियस व्यक्ति थे वो, क्या है रिस्पेक्ट भाई। मतलब देख के लगता है कि हाँ
वो रिस्पेक्ट करने लायक व्यक्ति हैं। इस धरती पे कुछ ही लोग ऐसे आए हुए हैं जिनको सच में रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, जिनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। लगता है कि हाँ दम था बंदे में। सो क्वेश्चन देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC की भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार है कि, ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा AC पर बिंदु D, ये जो बिंदु D है वो इस प्रकार स्थित है कि कोण ACB, यहाँ जो कोण बना है ये वाला कोण बराबर है ABD के, इस कोण के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में AC पर D इस प्रकार है कि जो कोण दिया गया है ACB, कोण ACB बराबर कोण ABD सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? थोड़ा सा सिद्ध करने वाली बात को थोड़ा नीले से लिख देते हैं, मिल जाए नीला तब तो ना। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। ओके, तो यार ABC कहाँ दिखाई दे रहा है? ABC ये दिखाई दे रहा है, गुड। ADB कहाँ दिखाई दे? ADB ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों में पहले लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में क्या है भैया? A से दोनों शुरुआत हो रहे हैं। ABC की बात करोगे तब पर भी यही कोण बन जाएगा, ADB की बात करोगे तब पर भी एक कोण पूरा ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण A जो है वो बराबर है कोण A के। हम इसे उभयनिष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? उभयनिष्ठ कहेंगे। गुड, इतना हो चुका है, गुड। अच्छा, त्रिभुज ABC में एक ही कोण है C, ठीक है। त्रिभुज ABC में एक कोण है ACB, और ACB ये किसके बराबर है? इस वाले के, जो त्रिभुज ADB वाले में, ADB वाले में है यहाँ पे। तो इस कोण का नाम है ABD, एंगल ABD ये दिया है, ये हमको पहले से दिया है, जिस वजह से दो कोण तो बराबर हो गए। और जब दो कोण बराबर हो गए हैं तो काम हो चुका है, ठीक, एकदम काम हो चुका है। क्या हो चुका है? कुछ करना नहीं है, AA समरूपता से लिखना है। अब अगर किसी के मन में विचार आ जा रहा है कि AA समरूपता क्या होता है, तो कोण कोण समरूपता, दो कोण हमने बराबर कर लिया ना, तो कोण कोण समरूपता से जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सिमिलैरिटी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाय सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी से बाय AA सिमिलैरिटी, दोनों सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB, और ये सिद्ध हो गया, खत्म हो गई बात। इसमें मेहनत हमने कल कितना से की? एक चित्र बनाया, जो कि चित्र दिया नहीं था, वो बनाना ही पक्का ज़रूरी है। और यहाँ तो क्वेश्चन ही उतारा है, यहाँ सिद्ध करना वो भी क्वेश्चन में ही लिखा है। बस हमने गिनती से 5 लाइनें लिखी हैं, जो कि थोड़ी सी काम लायक है, नहीं तो सब सवाल से देख के ही उतारा, और इससे ज़्यादा कुछ करेंगे भी क्या? कर ही नहीं पाएंगे, और इतने से ही काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस यार, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और मैं ऐसा करूँगा कि इन सभी पार्ट्स को एक साथ मर्ज करके एक नई वीडियो बना दूँगा, ताकि सभी पार्ट्स एक साथ जुड़े रहें। तो दैट्स फॉर ऑल, मतलब भाड़ में जाए अंग्रेजी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।